मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसकी स्थापना भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई और इसकी स्थापना में अंग्रेजों ने युद्धों व कूटनीति का सहारा लिया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो थी डाल दी। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने कब की, कैसे की, इसके बारे में जानने से पहले हमें 18वीं शताब्दी में बंगाल की दशा क्या थी और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या गतिविधियां रही, इनके बारे में जानना आवश्यक है। बंगाल में जहाँ तक 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति की बात आती है, 18वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों अलग अलग सूबे थे और 1705 में औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली जफर खां जो थे वो बंगाल के सूबेदार बने और कुछ समय के बाद उन्हें उड़ीसा का सूबा भी जो था दे दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीति में काफ़ी अस्थिरता उत्पन्न हुई और इसके बाद मुर्शिद कुली खां जो थे उन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना जो था प्रारंभ कर दिया। 1727 में मुर्शिद कुली खां का देहांत हो गया। उनके बाद उनका दामाद शुजाउद्दौला जो थे वो बंगाल के सूबेदार बने और बंगाल के सूबेदार के रूप में उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से कार्य जो था किया और बिहार सूबा जो कि बंगाल, बिहार और अलग अलग सूबे के रूप में थे, उन्होंने मोहम्मद शाह से वो सूबा भी जो था ले लिया। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पूर्वी भारत के 3 सूबे जो थे एक शासक के अधीन जो थे आ गए। 1739 में कहते शुजाउद्दौला का जब देहांत हुआ, उनके बाद उनका बेटा सरफराज खां जो थे ये बंगाल के सूबेदार जो थे बने, लेकिन वह बड़े निर्बल, अयोग्य और विलासी थे और इस कारण इसका लाभ उनके नायब सूबेदार जिनका नाम अलीवर्दी खां था जो बिहार के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, उन्होंने अप्रैल 1740 में उन्होंने सरफराज खां के ऊपर आक्रमण किया। सरफराज खां युद्ध में परास्त हुए और वो युद्ध में मारे गए और इसके बाद वो बंगाल के यानी कि अधिकारी या वहाँ के नवाब जो थे बन गए और कहते कि मोहम्मद शाह उस समय मुगल सम्राट थे और उन्होंने उसे स्वीकृति जो थी प्रदान कर दी। अर्थात इस प्रकार अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार के रूप में सामूहिक रूप से कार्य क्या थे करने लगे और इतिहास में ये पता लगता है कि अलीवर्दी खां जो थे ये 1756 तक बंगाल के सूबेदार के रूप में कार्य जो थे करते रहे। अब हम बात करते हैं बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां क्या थी। देखिए, जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक बस्ती जो थी वो हुगली नामक स्थान पर सन 1651 में जो थी स्थापित की और उस समय मुगल बादशाह शाहजहां जो थे उन्होंने उसे वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी और इसके साथ साथ उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल जो था उसे भी चुंगी कर से उन्होंने मुक्त क्या था कर दिया और जिसका परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया का कंपनी का व्यापार जो था वो भारत के अंतर्गत और विशेषकर बंगाल में काफ़ी समृद्ध जो था हो गया। अंग्रेजों ने हुगली के साथ साथ कासिम बाजार तथा पटना में भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो थी स्थापित कर ली। 1651 के अंतर्गत 3000 रुपये देने की शर्त पर कंपनी को बंगाल ने सीमा शुल्क देने से मुक्त किया और इसके साथ साथ 1693 में मद्रास के पास 3 गांव जो थे उन्हें जमींदारी के रूप में क्या थे प्रदान कर दिए। 1698 में कंपनी को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल के 3 गांव और इसके साथ साथ उन्हें कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनती नामक स्थान की जमींदारी भी जो थी दे दी और जिसका परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का दुर्ग स्थापित किया और वहाँ पर उन्होंने सेनाएं भी रखी और हथियार रखने भी शुरू किया थे कर दिए और इस प्रकार पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली जो थी होती गई। लेकिन कुछ मामलों को
को लेकर बंगाल के नवाब और कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मनमुटाव भी जो था शुरू हुआ। उसका विशेष कारण ये था कि सन 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार जो थे उन्होंने एक फरमान जारी किया। उस फरमान के आधार पर उन्होंने कंपनी को चुंगी कर और सीमा शुल्क से मुक्त जो था कर दिया और जिससे कंपनी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और जैसे जैसे मुगल सम्राट शक्तिहीन होते गए, बंगाल के सूबेदार जो थे वो स्वतंत्र और शक्तिशाली होते गए और अंग्रेज़ों की ये गतिविधियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध किया। और उनका ये कहना था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती है, इसके लिए उसे बंगाल के सूबेदार जो हैं उनसे अनुमति जो है लेनी चाहिए। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसको लेकर ये विवाद बढ़ता गया, जो आगे कल चलकर युद्ध का कारण भी जो था बना। और इस विवाद के पीछे जमींदारी की समस्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते कि बंगाल में जमींदारी का अधिकार दिया, लेकिन नवाब जो थे वो भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे और कंपनी अपने कहना चाहिए कि इस विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इस प्रकार ये मतभेद बढ़ता गया और ये भी आगे चलकर दोनों के बीच विवाद और युद्धों का कारण जो था बना। अब हम विशेषकर बात करेंगे अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां ये बंगाल के सूबेदार थे। सन 1740 में ये बंगाल के सूबेदार बने। 1756 तक उन्होंने बंगाल के अंतर्गत सूबेदार अर्थात नवाब के रूप में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने अपने समय में बंगाल को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बड़े विवेक और सूझबूझ से कार्य किया। लेकिन उनके समय में मराठों के आक्रमण निरंतर बंगाल में होने लगे और जिससे बंगाल की आर्थिक दशा जो थी बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में सन 1751 में कहते अलीवर्दी खां ने मराठों से समझौता किया और उस समझौते के अंतर्गत उन्हें प्रति वर्ष 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार कर दिया और इसके पीछे विशेष उद्देश्य मराठों से अपने राज्य को सुरक्षित करना था। और इसके साथ साथ एक कार्य उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने बंगाल के जो हिंदू व्यापारी थे उनको राज्य के अंतर्गत महत्व दिया और बड़े बड़े पद उनको प्रदान किए। इससे उन्होंने हिंदुओं को अपना समर्थक जो था बना लिया और जिसका परिणाम ये निकला कि बंगाल के अंतर्गत हिंदू और अलीवर्दी खां के कारण बंगाल में व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित जो था होने लगा। लेकिन आगे चलकर कुछ मुद्दों को लेकर अंग्रेज़ों के बीच में और कहते हैं अलीवर्दी खां के बीच में मनमुटाव हुआ और जिसके कारण दोनों के बीच में कहना चाहिए कि युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बंगाल के अंतर्गत और कलकत्ता के अंतर्गत उन्होंने अपने किले बनाने शुरू कर दिए थे, सेनाएं रखनी शुरू कर दी थी और उनको जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी उसका दुरुपयोग करते थे और भारतीय व्यापारियों के माल को भी अपना माल बताकर वो उस धन को अपने कोष में जमा कर रहे थे और जिससे बंगाल को काफ़ी नुकसान जो था हो रहा था। और इस कारण कहा जाता है कि दोनों में मनमुटाव बढ़ते गए, लेकिन जब तक अलीवर्दी खां जीवित रहे उन्होंने अपने राज्य में अंग्रेज जो थे इनको युद्ध नहीं करने दिया, अर्थात उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने राज्य को जो था सुरक्षित रखा। लेकिन 1756 में जब अलीवर्दी खां का देहांत हो गया उनके पास सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। लेकिन सिराजुद्दौला से पहले जहाँ तक बात आती है अलीवर्दी खां के शासनकाल तक अंग्रेज़ों ने भारत में अपने व्यापार को बड़ा समृद्ध बना लिया। इतिहास में ये पता लगता है कि 1708 में अंग्रेज़ों को 5 लाख पौंड तक यानी वो भारत में अपने सामान का आयात कर रहे थे, लेकिन 1740 में वो बढ़कर 18 लाख तक क्या था पहुंच गया, अर्थात इससे उनका व्यापार जो था काफ़ी उन्नत जो था हो गया। लेकिन सिराजुद्दौला के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि दोनों के बीच में युद्ध भी हुए, संघर्ष भी हुए, अर्थात इसके बाद अंग्रेज़ों के और सिराजुद्दौला अर्थात बंगाल के नवाब के अंतर्गत मतभेद जो था शुरू हो गया। सिराजुद्दौला
इतिहास में ये पे पता लगता है कि ये अलीवर्दी खां के नाती थे, क्योंकि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, उनकी 3 पुत्रियां थी। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह अपने 3 भतीजों से किया हुआ था। अलीवर्दी खां के जो कहना चाहिए कि छोटी बेटी थी, उनका बेटा सिराजुद्दौला जो था वो उनके बाद गद्दी पर जो था बैठा, लेकिन उनका गद्दी पर बैठना ये उनकी बड़ी मौसी उनको भी अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा जो दूसरी मौसी थी उन्होंने भी इसका विरोध किया। और इसके अतिरिक्त मीर जाफ़र जो कि अलीवर्दी खां के बहनोई थे, उन्होंने भी स्वयं को गद्दी का दावेदार बताया। अर्थात स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने विवेक से कार्य किया और अपने रास्ते में जो भी रुकावट थी, यानी कि उन्होंने अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम जो थी, जिनके कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने मुरादौला को गोद लेकर अपना दावेदार बताने का प्रयास किया, लेकिन सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। शौकत अली जो कि दूसरी मौसी के बेटे थे, उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया और मीर जाफ़र को भी मार्ग से जो था हटाया। और इसके बाद वो स्वयं जो थे बंगाल के नवाब बने। और जब वो बंगाल के नवाब बने, उन्होंने बड़े विवेक से कार्य किया, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई और अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध जो थे होने लगे। सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़े क्यों हुए, इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये माना जाता है कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे, जैसे उदाहरण के लिए मुरादौला, शौकत जंग, मीर जाफ़र इत्यादि जो थे वो उसके प्रतिद्वंदी थे। वो स्वयं जो थे बंगाल का अपने आप को नवाब बनाना चाहते थे। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने उनका पक्ष लिया, और इसके कारण उन्होंने इस मुद्दे को जब बढ़ाने के लिए सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण दिया। ये कहते हैं कि सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा और ये युद्ध का कारण बना। और दूसरा कारण इसका ये भी माना जाता है कि दोनों के बीच में युद्ध इसलिए भी हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने ये षड्यंत्र किए, और उस षड्यंत्र के अंतर्गत कहते हैं कि जब सिराजुद्दौला जो थे उसके विरोधियों को संरक्षण दिया, तो उसकी मांग कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से की, लेकिन उन्होंने उसे लौटाने से इनकार जो था कर दिया, और इसके कारण ये मतभेद बढ़ता गया और ये भी युद्ध का कारण बना। और तीसरा कारण हमें ये भी पता चलता है कि जो अंग्रेज़ जो थे उन्हें सिराजुद्दौला का नवाब बनना अच्छा नहीं लगा। और अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब सिराजुद्दौला नवाब बनने से पहले उनकी सहानुभूति अंग्रेज़ों के प्रति थी, लेकिन नवाब बनने के बाद उनका रवैया जो था बदल गया। और कहते हैं कि इस कारण अंग्रेज़ उसे संदेह के दृष्टिकोण से देखने लगे, और ये भी दोनों के बीच में युद्ध का जो था कारण बना। और एक कारण ये भी माना जाता है कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे और उस समय कहते कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनके साथ बड़ा अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया, और उन्होंने उनको कोई भेंट उपहार नहीं दिया, ना ही उनके दरबार में उपस्थित हुए। और इसके अतिरिक्त जब सिराजुद्दौला नवाब बने, उन्होंने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे दिखाने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला के प्रति व्यवहार किया, सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेज़ों को लेकर आपसी मनमुटाव बढ़ता गया, और ये भी युद्ध का कारण बना। युद्ध का कारण एक व्यापारिक झगड़ा भी था, क्योंकि फ़र्रुखसियार ने 1717 में शाही फरमान के अनुसार अंग्रेज़ों को मुक्त या स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे रखी थी, और अंग्रेज़ उसका दुरुपयोग कर रहे थे, और भारतीय व्यापारियों के माल को भी अपना माल बताकर वो उनसे धन जो थे कमा रहे थे। इसका पता जब सिराजुद्दौला को चला, उसने इस मुद्दे को लेकर उनसे संधि करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नया समझौता और संधि करने से इनकार कर दिया, और ये भी युद्ध के कारण जो था बन गया। दोनों के बीच में युद्ध के कारणों के अंतर्गत एक कारण ये भी माना जाता है कि अंग्रेज़ों और उनके बीच में युद्ध इसलिए भी हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों की जो गतिविधि थी वो दिन प्रतिदिन बड़ी सक्रिय होती जा रही थी, और अपने आप को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किया, कलकत्ता में किलेबंदी की, अपनी सेनाएं रखनी प्रारंभ कर दी, और इसका विशेष कारण बंगाल भी था, और इसके साथ फ्रांसीसियों के साथ भी उनका मनमुटाव था।
और जब सिराजुद्दौला को इसका पता चला, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसी जो व्यापारी थे, अधिकारी थे, उनमें से कुछ को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की और ये कहा कि आप व्यापारी हो, आपको सेनाएं रखने और किले बनाने की आवश्यकता नहीं। जब आप मेरी शरण में हो तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि फ्रांसीसी तो इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी गतिविधियों को जारी रखा और इससे सिराजुद्दौला जो थे उसके मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो सहानुभूति या उनके प्रति जो भावना थी वो कम हो गई, मनमुटाव बढ़ता गया और ये भी युद्ध का कारण बना। यानी कारण जमींदारी की समस्या भी मानी जाती है। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेज़ों को कलकत्ता और बंगाल में कुछ क्षेत्रों की सूबेदारी दी गई थी और अंग्रेज इसका यानी प्रयोग जो थे कर रहे थे और बंगाल के नवाब का ये मानना था कि ये क्षेत्र उनके हैं, वहाँ पर जमींदारी का अधिकार उनका होना चाहिए और उनके अंतर्गत कुछ आय जो है उनके कोष में जमा होनी चाहिए। इसको लेकर भी सिराजुद्दौला ने वार्ता करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए और इससे भी दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति जो थी उत्पन्न हो गई और ये भी युद्ध का कारण जो था बना। और इस युद्ध के कारणों में नेक्स्ट कारण जो माना जाता है, नवाब सिराजुद्दौला की कंपनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी मानी जाती है। यानी कि जून 1756 में सिराजुद्दौला जो थे अंग्रेज़ों के रवैये से कुछ परेशान जब हो गए तो उन्होंने कहते हैं कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के ऊपर उन्होंने आक्रमण जो था कर दिया और जिसमें सिराजुद्दौला की सेनाओं को सफलता मिली और अंग्रेज अधिकारी वाटसन जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण जो था कर दिया। और इसके पश्चात 5 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी 50,000 सेना के साथ उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया और उस अभियान के समय कलकत्ता में अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 500 सैनिक थे और उसमें भी सिराजुद्दौला सफल रहा और अंग्रेज अधिकारी कर्नल ड्रेक जो थे वो उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग गए और इसके ऊपर भी सिराजुद्दौला ने अधिकार जो था कर लिया। और कुछ ही समय में ये फोर्ट विलियम का दुर्ग जो था उस पर भी नवाब ने अधिकार जो था कर लिया। इतिहासकार ये कहते हैं कि 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम के किले पर अधिकार करने के पश्चात कहते हैं कि नवाब ने कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों को, सैनिकों को बंदी बनाया और उनको 18 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसको ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत 146 जो बंदी बनाए गए थे उनमें 123 तो दम घुटने के कारण मारे गए और सिर्फ 23 जो थे जीवित बचे। इसका उल्लेख हॉलवेल ने किया है। इस घटना को काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है और कुछ इतिहासकार इसे सही मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसका विरोध जो है करते हैं। लेकिन ये जो काल कोठरी की घटना है इससे भी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण जो है माना जाता है। आज हमने आपसे चर्चा की यानी कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के जो संबंध थे वो आपस में मनमुटावपूर्ण क्यों रहे। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया। वो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या निकले, इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में आपके साथ जो है करेंगे। धन्यवाद।